इस वीडियो में हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। और इतिहास, चूंकि मेरा चैनल का नाम ही है बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग बेसिक से अगर जान जाते हैं तो जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसे आसानी से क्रैक कर पाते हैं। तो इतिहास, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट आप लोग मानते हैं, लेकिन अगर इसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए, जो कि मैंने लिखा है कि बीती हुई घटनाओं का जो आपका क्रमबद्ध ज्ञान है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बीती हुई घटनाओं का ये जो है, ठीक, बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है वो इतिहास कहलाता है। तो अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इतिहास की जो 3 कैटेगरी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला है आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन का मतलब होता है जो सबसे पुराना होता है। दूसरा आपका मध्यकालीन इतिहास है। तीसरा आपका आधुनिक इतिहास है। तो जब भी आप प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो जो क्लास 6 के बुक हैं परिषदीय विद्यालय के, उसको आप एक बार जरूर फॉलो करें। तो उसके उस वो जो आप पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आप जो है, अगर प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप कक्षा जो 6 की पुस्तक है उसको आप फॉलो करिए, ठीक। अगर उसके बाद आपको मध्यकालीन पढ़ना है तो मध्यकालीन के लिए आपको क्लास 7 में जो आपके बुक्स हैं वहां से मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। तो क्लास 6 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो क्लास 6 में जनरली आपका पाषाण काल के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपके नदी घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका जो है क्या नाम है, वैदिक सभ्यता, और फिर धार्मिक आंदोलन। ये जो है 4 टॉपिक जो आपको प्राचीन इतिहास में कवर करने हैं। फिर आप धीरे धीरे जो धार्मिक आंदोलन होता है तब वहां पे भारत में इस्लाम का उदय होता है। तो जो भारत का इस्लाम का उदय है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्लास 7 में। जो भारत का इस्लाम का उदय पढ़ाया जाएगा आपको। फिर उसके बाद भारत जब इस्लाम का उदय खत्म होता है इस्लाम, तो वहां पे आपको आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास को माना जाता है कि जब यूरोपियों का आगमन होता है भारत में, वहीं से आपका आधुनिक इतिहास बनता है। तो इतिहास पढ़ने से पहले आप इतिहास को जानिए कि इतिहास को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले इतिहास तो टाइमलाइन वाली बातें होती हैं, तो ज्यादा टाइमलाइन आपको याद नहीं करना। जब आप इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो जो प्रश्न आपके आते हैं तो वो टैकल करने में बहुत आसानी रहती है। आपको टाइमलाइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इतिहास को जो है शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो स्रोतों के आधार पर 3 भागों में और फर्दर कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला है आपका प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक, और तीसरा आपका ऐतिहासिक। प्रश्न यहां से भी पूछता है आपका रेलवे में, चाहे एसएससी में, कि प्राक ऐतिहासिक काल का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। तो जो पाषाण काल है वो प्राक ऐतिहासिक काल में आता है। तो प्राक ऐतिहासिक काल की पहचान क्या है उसे आइए समझते हैं। तो देखिए, जब भी इतिहास को बांटने के लिए 2 चीजें देखी जाती है। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य आपके पास मौजूद है कि नहीं है, दूसरा साहित्यिक स्रोत आपके पास है कि नहीं है। तो प्राक ऐतिहासिक जो काल होगा उसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मौजूद होगा, लेकिन कोई भी साहित्यिक या लिखित साक्ष्य आपका जो स्रोत होगा वो आपका मौजूद नहीं होगा। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या किसमें पढ़ेंगे? तो प्राक ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर ऐसी भी कुछ सभ्यताएं हैं जिसमें आपके पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। तो पुरातात्विक साक्ष्य है लेकिन यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा डिकोड अभी नहीं किया गया है। तो इस तरह के आपके इतिहास को हम लोग किस भाग में बांटते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में के बारे में जानते हैं। उसके बाद आता है तीसरा ऐतिहासिक काल। तो इसे कैसे आप निर्धारित करेंगे? जहां पर भी पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मौजूद हैं और साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा भी गया है, ऐसे काल को हम लोग क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे वैदिक काल। वैदिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हैं। जैसे आपका वेद हो गया, पुराण हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीजें जो आज भी आप उसे डिकोड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक। तो इतिहास को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनके स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और काल के आधार पर इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राचीन काल या मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाषाण काल की। तो जब आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास तो वहां पे शुरुआत में तो आपको बताया गया है कि कैसे काल का निर्धारण करते हैं।
कैसे हम जानते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे मुहरों के बारे में बताया गया, सिक्कों के बारे में बताया गया है कि मुहरें और सिक्के क्या बताती थी। तो मुहरें सिक्के उस शासन काल में जो आर्थिक स्थितियां थी, व्यापारिक स्थितियां थी, उसका निर्धारण करते। जैसे बर्तन, कि उस समय बर्तन कैसे बनाए जाते थे, हथियार कैसे बनाए जाते थे, ये सब पुरातात्विक शास्त्र थी। तो पाषाण काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही पाए गए हैं। जैसे पहला जो कालखंड होता है वो होता है पाषाण काल का, वो होता है पूरा पाषाण काल। इसको कब से कब तक माना गया है? तो माना गया है कि 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले तक ये काल चला था। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा अगर कोई काल चला था तो पूरा पाषाण काल ही चला था। क्यों चला था? क्योंकि तब मनुष्य के जो मस्तिष्क का विकास था, जो सभ्यता अभी तक आई नहीं थी, तो विकास जो था वो धीरे धीरे हो रहा था। जो शुरुआत में जो भी विकास होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले आपके वहां सेलफोन नहीं था, तो कीपैड पे हम लोग चलाते थे, बहुत दिनों तक कीपैड पे हम लोग चलते गए। उसके बाद से आप आ गए टच स्क्रीन पे आ गए, तो टच स्क्रीन से 3G 5G, अब तो 5G आ गया। तो देख रहे 2 3 4 5 सालों के अंदर से मोबाइल में बहुत विशेष क्रांति आई है। तो इसी तरह से आपका पूरा पाषाण काल था। शुरुआत में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस समय के लोग क्या थे? वो शिकारी थे। शिकारी को किताबों में आखेटक के रूप में लिखा गया है। तो प्रश्न भी बनता है कि पूरा पाषाण काल का मानव किस प्रकार का मानव था? तो एक तरह का आखेटक करता था या शिकारी प्रवृत्ति का मानव था। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। जब हम पहुंचते हैं मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल आपका चालू होता है जब पूरा पाषाण काल खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल आज खत्म हुआ दूसरा, वो थोड़ा सा आपका मिड पीरियड जो होता है वो ओवरलैप करता है। तो कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण काल बदल जाता है। जैसे मान लीजिए पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ये प्रश्न ही बनता है कि आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन आग का जो इस्तेमाल हुआ वो सबसे ज्यादा मध्य पाषाण काल में। तो काल का थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो गया। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। तो जो ये आविष्कार होते हैं तो हमारे काल का निर्धारण भी दर्शाते हैं कि किस तरह से हमारा काल बदल चुका है। ठीक, अब हम आते हैं नौ पाषाण काल में। तो नौ पाषाण काल जो है वो आपका 10,000 साल पहले से 10,000 पहले साल जो था वो नौ पाषाण काल का साल था। तो ये था आपके कुछ काल, जिसको आप एनसीईआरटी के माध्यम से देख भी सकते हैं। जो इस प्रकार से बताया गया है कि 20 लाख वर्ष से 12 साल पहले तक आपका पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल आपका 12,000 साल से 10,000 साल तक चला। उसके बाद 10,000 साल पहले जो भी था वो कौन सा काल था? नौ पाषाण काल था। अब इसमें मैं दूसरा स्लाइड पे ले जाता हूं जो इसको समझने के लिए जो मैंने बना रखा है। तो आप यहां देख पा रहे हैं, ये था साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का जो है वर्गीकरण था। और पाषाण काल जो स्टोन एज है वो 3 काल में बटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। ठीक, तो मैंने काल का निर्धारण यहाँ पे बता दिया कि तीनों में किस प्रकार से काल का निर्धारण हुआ है। अब लक्षण क्या थे आपके? तो पूरा पाषाण काल के लक्षण क्या थे? उस समय का जो मानव था वो शिकारी था, आखेटक था। मध्य पाषाण का आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक और पशुपालक भी था। मतलब वो पशुपालन सीख लिया था, जानवरों को रखना। ठीक है। जो नौ पाषाण काल का मानव था वो दोनों गुण होने के साथ साथ कृषि और पशुपालन ये तीनों काम करते थे। अब हुआ क्या, जब ये कृषि करने लग गया तो जीवन कैसा हो गया? अस्थाई जीवन हो गया। अब यहीं से सभ्यता का धीरे धीरे विकास होगा। अच्छा, औजार भी क्या थे? तो पूरा पाषाण में जो था वो क्वार्टराइज पत्थर थे या ब्लेड के सल के आधार पर औजार थे। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलीथ या सूक्ष्म पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर। और नव पाषाण काल में स्लेट से बने हथियार थे, जैसे हड्डियों के कुछ हथियार पाए गए थे, नुकीले हथियार पाए गए थे। ठीक। अच्छा, खोज की बात करें तो आग की खोज हुई थी आपकी पूरा पाषाण में। आग का प्रयोग हुआ था आपका मध्य पाषाण में। और पहिए का आविष्कार क्या हुआ था आपका? नव पाषाण में हुआ था। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है जो प्रश्न में आपका पूछा जाता है। जैसे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो अपूर्व पक्कम तमिलनाडु में जो है वो पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाया है। जैसे पहला यहाँ पे तमिलनाडु अतिरम पक्कम है। दूसरा आपका अथिनौरा मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी का प्रथम ढांचा मिला है। और तीसरा है आपका भीम बेटिका, जहां पर तीनों कालों की चित्रकारी मिली है।
एक मिनट। भीमबेटका में तीनों कालों की क्या मिली है? चित्रकारी मिली है। मतलब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के तीनों के यहाँ पे भीमबेटका है, वहां पे मिला है। उसके बाद मध्य पाषाण में क्या है? चौपानी मांडो, जो कि यूपी में है, यहाँ पर देख सकते हैं। मृदभांड के साक्ष्य एवं पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं। दूसरा जो जगह है आपका, वह है बागौर में, राजस्थान में, जहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरा आपका क्या है? आजमगढ़ में, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो कभी कभी आपका ये नोटेशन भी पूछता रहता है कि किस जगह पे क्या चीज मिले हैं। नवपाषाण काल में बुर्जहोम, जो कि है, जिसको गर्तवास एक कुत्ते के साथ उसके मालिक के साथ दफन किया गया है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। और कोल्डियावा जो पूछता है, यूपी में चावल के प्रमाण जो मिले थे पहला, वो यूपी में मिला था। तो ये तो कुछ प्रश्न थे जो इस काल से बनते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने फेसबुक लिंक पर डाल दूंगा। फेसबुक लिंक मेरे पे आप जाकर के मैसेज करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अब है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला जो धातु है वो तांबा था, पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी था, और जो पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था। इससे भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। अब जो दूसरा हमारा स्टार्ट होता है वो होता है सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले की यह सभ्यता है। अच्छा, ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले। तो अब यहाँ पे चल रहा है 2025 और ये चल रहा है 2500 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, तो लगभग ये कब की घटना है? तो ये लगभग है 4525 वर्ष पहले की घटना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो किए थे वो चार्ल्स नेशन ने किया था 1820 में, बर्टन बंधु ने किया था 1856 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1853 में। जॉन मार्शल जब भारत में आते हैं 1921 में, तो इनके दो असिस्टेंट होते हैं, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, उसका विस्तार कहां से था? तो ये त्रिभुजाकार विस्तार था, कुछ इस टाइप में देख पा रहे हैं आप। तो ये था बलूचिस्तान में, जहां सुटका दिगोर है, मांदा में चिनाब तक था, और यहाँ पे आलमगीरपुर यूपी, हिंडन, और यहाँ पे दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, ये चारों तरफ आपका फैला हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि सिंधु घाटी जो है पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा शहर है? तो आलमगीरपुर पड़ता है। ऐसे पूछेगा उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है और पश्चिम में कौन है। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया जिसे आप लोग भली भांति देख सकते हैं पहुंच करके। अब यहाँ पे काल जो है वो जॉन मार्शल बताते हैं कि 3200 बीसी से 2500 बीसी तक, जॉन मार्शल के द्वारा। लेकिन कार्बन पद्धति के द्वारा जो बताई जाती है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो यही सबसे सटीक बताइए। कार्बन पद्धति जो होती है इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कितने साल पहले आपका मौजूद थी। अच्छा, नामकरण क्या है? तो कहीं कहीं सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, कहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, कहीं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उद्भव उद्भव कहां से हुआ? तो विदेशी मत के कारण हुआ, सुमेरियन सभ्यता भी के कारण भी यहाँ पे हुआ। विशेषताएं क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि नगरी सभ्यता थी, कासियुद्दीन सभ्यता थी, शांतिप्रिय सभ्यता थी। इसमें कहीं पर भी युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हथियारों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अच्छा, ये आद्य ऐतिहासिक था, मैंने पहले ही बताया था कि इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया। यह व्यापार प्रधान एवं विस्तृत सभ्यता थी, मतलब व्यापार ये जानते थे। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभ्यता के नाम से भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसके कारण जानी जाती हैं। अब महत्वपूर्ण कुछ स्थल है, इसके बारे में देख लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में मांदा व चिनाब है, पंजाब में रोपड़ और संघोल है, हरियाणा में बानवली और रखगढ़ी है, राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर, संघौली, बड़गांव है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, और गुजरात में लोथल है, धौलावीरा है। लोथल में बंदरगाह, पत्तन, अग्निकुंड के चावल के साक्ष्य मिले। धौलावीरा में नगर में 3 खंडों में विभाजित नाली और प्रबंधन देखने को मिला है, और सुटका दवा में घोड़े का अस्थि मिला है। ऐसे ही रंगपुर है, भगराव है, रोजड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं गुजरात में और पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्षेत्र पाए गए हैं। अच्छा, इसकी नगर नियोजन जो थी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो नगर नियोजन में ग्रिड पद्धति पर आए थे। ग्रिड मतलब क्या था कि सड़कें समकोण पर काटती थी। ठीक है,
शहरों का विभाजन पूर्वी नगर गरीब का था और पश्चिमी नगर अमीर का था, कुछ इस प्रकार से किया गया था। कच्ची एवं पक्की ईंटों का साक्ष्य भी मिले हैं। सड़कें समकोण पर हम घरों के आसपास रहती थी, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, दरवाजे मुख्य सड़क के विपरीत में थे। कुआं व जल निकासी की व्यवस्था धौलावीरा में लकड़ी की नाली के साथ शौचालय की व्यवस्था घरों में थी। मतलब आज से 4500 साल पहले ही शौचालय की व्यवस्थाएं पाई गई थी। सामूहिक भवन एवं स्नानागार की भी व्यवस्था थी। मतलब हर घर में तो नहीं, लेकिन प्रत्येक घर में लगभग ये सारी व्यवस्थाएं पाई जाती थी। विशाल अन्नागार भी पाए जाते थे, जहां पर अन्न को रखा जाता था। सामूहिक सभागार भी थे, जहां पर लोग आपस में मिलते थे। तो वहां पे कुछ रिचुअल्स होते थे, वो पूजा पाठ करते थे, ये सारी चीजें होती रहती थी आपकी। तो ये ये मेरा पहला इतिहास की वीडियो है। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने फेसबुक पे, आप लोग मैसेज करिएगा मेरे फेसबुक पे, मैं अकाउंट में इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही क्रिप्स करके बनाई गई है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तब तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।